तो देखिए हमारा जो तथ्य है वो ये है, शेख निजामुद्दीन औलिया से मतभेद, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के मतभेद जो रहे थे निजामुद्दीन औलिया से, जो कि एक सूफी संत थे। कई बार परीक्षा में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निजामुद्दीन औलिया कौन थे? सूफी संत, ठीक है। और एकमात्र ऐसे सूफी संत जो एबिबाई थे, ये हमेशा याद रखना, कभी पूछा जाएगा कांस्टेबल की परीक्षा में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो क्या रहे, इसका मुख्य पैनल को समझना है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जब नासिरुद्दीन खुसरो शाह को पढ़ाया था, और एक बात बताई थी। बात क्या थी कि जब नासिरुद्दीन खुसरो शाह शासक बने थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की हत्या करने के बाद, तो मोस्टली उनके विरुद्ध थे ज्यादातर लोग। कुछ अमीर भी उनके विरुद्ध थे और निजामुद्दीन औलिया भी उनके विरुद्ध थे, मोस्टली जो बातें थी उस समय की। अब इन्होंने कुछों को धन देकर या कैसे भी कुछ को उच्च पद देने के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने चीजें अपनी तरफ कर ली। उनमें से एक जो उस समय के विद्वान व्यक्ति माने ने शेख निजामुद्दीन औलिया, इनको उन्होंने उस समय कुछ धन देकर अपनी तरफ कर लिया था नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने, यानी कि ये उनका समर्थन में आ गए थे नासिरुद्दीन खुसरो शाह के। अब प्रश्न हमारा ये है कि शेख निजामुद्दीन औलिया से मतभेद गयासुद्दीन तुगलक के क्यों रहे? भाई मोस्टली कारण क्या था? ये तो बात पिछली है। इनके मतभेद इसलिए रहे स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनना है, कि गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश के संस्थापक थे, वो शासन में आने के बाद, पूरे शासन में आने के बाद उन्होंने शेख निजामुद्दीन औलिया से वो धन मांगा जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को अपने समय में दिया था। लेकिन क्या होता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया उस धन को सार्वजनिक धन बताकर और कहकर कि मैंने वह धन जनता में बांट दिया है या गरीब लोगों में बांट दिया है, उस धन को देने से मना कर देते। इस बात को लेकर वो काफी रुष्ट हुए, ऐसा कह सकते हैं। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। यानी कि ये एक ऐसा कीवर्ड है, पहला कीवर्ड, मैं दूसरा भी कीवर्ड बताऊंगा, ये पहला कीवर्ड है जिसके तहत गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से मतभेद की स्थिति में आ गए। यानी कि मोस्टली इससे निजामुद्दीन औलिया से मतभेद की स्थिति में आ गए। ये पहला कीवर्ड है, यानी कि मैं दो ही कीवर्ड बताऊंगा क्यों इन दोनों के बीच मतभेद था। पहला तो ये है, यानी कि एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है मतभेद का? दूसरा पॉइंट ये है स्टूडेंट कि इनके जो पुत्र थे गयासुद्दीन तुगलक के, जोना खान, जिन्हें आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया, तो जोना खान जो थे, जब ये बंगाल अभियान पर थे, बहुत ध्यान से सुनना, मैं कुछ बताने वाला हूं। जब ये बंगाल अभियान पर थे, बहुत विशेष रूप से सुनेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर रहा हूं, तो उस विषय को थोड़ा सा सुनना है ठीक तरीके से। जब ये बंगाल अभियान पर थे गयासुद्दीन तुगलक, और याद रखना स्टूडेंट, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान कौन सा था? तो बंगाल अभियान ही था 1325, और आप जानते होंगे 1320 से लेकर 1325 ही गयासुद्दीन की अवधि है। तो अब यहां से आपको एक चीज और क्लियर हो जानी चाहिए कि बंगाल अभियान जो था वो गयासुद्दीन का अंतिम अभियान भी था। तब ये वहां जब बंगाल अभियान में थे, बंगाल विजय अभियान में थे, चूंकि इन्होंने विजय भी किया वो, तब इनके जो पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र, चूंकि इनके 4-5 पुत्र थे, तो उनमें सबसे बड़े जो थे वो जोना खान थे, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। इनको ऐसा सुनने में आया कि मोहम्मद जोना खान जो है वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए हैं, और ये इससे पहले उन दोनों में मतभेद चल ही रहे थे, वो उसको लेकर चल रहे थे, दान वगैरह को लेकर, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि जब उन्हें ये मालूम पड़ा कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए जोना खान, यानी कि उनके पुत्र, तो मतभेद का दूसरा भी कारण रहा।
ये भी था मतभेद का दूसरा कारण, यानी कि पॉइंट। क्योंकि निजामुद्दीन औलिया, बहुत ध्यान से सुनना, निजामुद्दीन औलिया उन्हें भड़का रहे थे, किसके प्रति? अपने पिताजी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के प्रति। और अगर वो भड़का रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना, तो ये चीज उनको लगभग मालूम पड़ चुकी थी। तो दूसरा कारण मतभेद का ये भी था। पहला कारण भी आपने समझ में आ गया होगा, दूसरा कारण भी समझ में आ गया होगा, क्लियर। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट कि जब ये बंगाल विजय के बाद वापस लौट रहे थे गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की तरफ, बहुत ध्यान से सुनना, यानी कि कह सकते हैं तुगलकाबाद की तरफ, क्लियर। तो रास्ते में एक शहर पड़ता है अफगानपुरा, यानी कि एक जगह का नाम है, बहुत विशेष रूप से याद रखेंगे, कई बार पूछा जा सकता है जगह का नाम रास्ते में जो पड़ जाता है अफगानपुरा। तो उससे भी पहले क्या था कि जब वो वहां से जीत के चले, मैं उस पर भी बात करूंगा पॉइंट में, लेकिन उससे भी पहले क्या था कि जब वो वहां से चले तो उन्होंने इस बात, क्योंकि उन्हें पता पड़ चुका था कि वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए, जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो उन्होंने वहीं से एक बात कही थी, औलिया साहब दिल्ली छोड़ दो। देखिए इस क्वेश्चन में अंतर है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने कहा था दिल्ली छोड़ दो, तो गयासुद्दीन तुगलक, ध्यान से सुनिए, और किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो निजामुद्दीन औलिया। यानी कि मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों क्वेश्चन अलग अलग होंगे, और निश्चित है स्टूडेंट दोनों ही ऑप्शन में मिलेंगे, जिससे कि स्टूडेंट दुविधा में हो किसने कौन सी बात कही थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, दोनों पॉइंट को विशेष रूप से याद रखिए। उन्होंने कहा था फिर दिल्ली छोड़ दे, दिल्ली छोड़ दो, तो ये बात तो गयासुद्दीन तुगलक ने कही थी। फिर उसके जवाब में शेख निजामुद्दीन औलिया ने उत्तर दिया था, हनुज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और ये अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हनुज दिल्ली दूरस्थ वक्तव्य किसका है, किसने दिया, तो शेख निजामुद्दीन औलिया आंसर में होगा, याद रखना है। और अगर पूछा जाता किस शासक से संबंधित था, तो गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित था। तो उन्होंने ये वक्तव्य दिया ना, उन्होंने क्यों दिया, उसके पीछे दूसरा वाला पॉइंट, पहला तो था ही पॉइंट, दूसरा रीजन भी सामने आया मोस्टली। अब आप ध्यान से सुनिए क्या है। जब ये वहां से आते हैं तो इनके पुत्र ने, यानी कि जोना खां ने, इनके स्वागत की तैयारी की अफगानपुरा में, यानी कि एक बीच में जगह थी अफगानपुरा, दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर, 6-7 किलोमीटर, और वो महल लकड़ी का बनाया गया था। बहुत ध्यान से सुनना है, महल भी लकड़ी का बनाया गया था, और वो महल जोना खां के द्वारा ही बनवाया गया था। ये भी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता, विशेष रूप से याद रहे, मैं लिखाऊंगा भी अभी, पर पॉइंट कीवर्ड पहले सुन लेने हैं सारे। तो उस महल में क्या था कि उनके जीत की खुशी में जब वो आ रहे थे, तो एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जहां हाथी नाच रहे थे। हाथी जब नाच रहे थे तो क्या था कि हाथी जब नाच रहे थे तो हाथी का पैर महल में लग जाने के कारण वो महल लकड़ी का गिर गया, और लकड़ी के महल के उस गिर के दब जाने के कारण अन्य भी लोग मारे गए। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई 1325 में। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1320 से लेकर 1325 गयासुद्दीन तुगलक की अवधि है, विशेष रूप से याद रखें, कई बार पूछ लिया जाएगा। तो 1325 में उनकी मृत्यु हो गई। अब इसमें क्या है, विभिन्न विद्वानों के अलग अलग तर्क थे कि भाई मृत्यु ऐसे हुई या षड्यंत्र के कारण हुई। जहां तक मेरा अपना भी मानना है तो एक विद्वानों ने षड्यंत्र भी बताया है ना, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि अगर उस हिसाब से देखें जैसा कि मैं बताता आ रहा हूं, तो आपको भी लगभग कुछ लगा होगा कि ये षड्यंत्र ही है कहीं ना कहीं पर दोनों का, क्योंकि उन्हें आगे शासक भी बनना था। ठीक, उत्तराधिकारी को पहले ही नियुक्त कर दिए थे। बहुत ध्यान से सुनना, ये जो जोना खां थे ना, जिन्हें हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, इन्हें पहले ही उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। बहुत ध्यान से सुनना, तब उनकी मृत्यु हो जाती है। तो विभिन्न विद्वानों के अलग अलग सरकारी में बताऊंगा किसका क्या था। तो इस तरीके से गयासुद्दीन, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु लकड़ी के मकान में, लकड़ी का मकान गिरकर दबने के कारण? गयासुद्दीन तुगलक।
और गयासुद्दीन तुगलक के विषय में ये तो हमेशा ही याद रखना है स्टूडेंट कि वो ऐसे शासक थे जो सर्वसम्मति से चुने गए, यानी कि निर्विरोध चुने गए। ऐसा पूछा जा सकता है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो सर्वसम्मति से चुना गया? गयासुद्दीन तुगलक। तो ये इनके मतभेद के कारण से इस प्रकार से इन दोनों में मतभेद चला, आगे प्रक्रिया इस प्रकार हुई। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लिखिए इसमें क्या लिखना